नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे अपडेट करा दें। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर पूरी तरह से कस ली है। सरकार भी विपक्ष के हर हमले के लिए अब तैयार है। कल योगी सरकार बजट पेश करेगी। वहीं कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा बजट पेश किया जाएगा। तो विधानमंडल का बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस रखी है। कल भी सदन की कार्यवाही पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई थी। हंगामेदार वहां पर जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली और आज भी विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए तमाम तैयारी करी हुई है, कमर कस रखी है। लेकिन सरकार भी पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह से विपक्ष के हर सवाल का जवाब देना है। सरकार भी विपक्ष के हर हमले के लिए तैयार है। कल योगी सरकार बजट पेश करेगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अनूप, कल जिस तरह से बजट सत्र का जो तूफानी ट्रेलर देखा गया, फर्स्ट डे देखने को मिला, आज किस तरह की पिक्चर देखने की उम्मीद? तो अनूप कुमार से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि कल एक तूफानीदार हंगामे का ट्रेलर देखने को मिला था। सदन से लेकर सड़क तक संग्राम की तूफानी तस्वीरें सामने आई थी और कल जिस तरह से फर्स्ट डे फर्स्ट शो तूफानी रहा, हंगामेदार रहा, ऐसे में आज भी देखना होगा कि जो पूरी पिक्चर है वो किस तरह से दिखने वाली है। और बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद 4 दिन बजट पर चर्चा की जाएगी। तो विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर जिस तरह से कस रखी है, ऐसे में सरकार भी आज विपक्ष के हर हमले के लिए खुद को तैयार बता रही है। और कल योगी सरकार बजट पेश करेगी। वहीं 4 दिन तक इस बजट पर चर्चा की जाएगी। तो महाबजट पर महासंग्राम देखने को मिल रहा है। संस्कृत छात्रों के लिए बढ़ सकती है छात्रवृत्ति और इस महाबजट में क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल सुरेश खन्ना द्वारा बजट पेश किया जाएगा और बजट सत्र में लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है। सरकार भी हर तरह के हमले के लिए खुद को आज तैयार बता रही है। लेकिन सरकार द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि हम हर तरह से हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो मुद्दे को ठीक से उठाए। तो सरकार विपक्ष के हर हमले के लिए खुद को तैयार बता रही है। ऐसे में महाबजट पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। कल की अगर तस्वीरों की बात कर ली जाए तो हंगामेदार और नारेबाजियों के बीच में राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ। वहीं आरोप प्रत्यारोप का एक दौर देखने को मिला। लगातार सपा के प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये कहा कि उन्हें कम से कम राज्यपाल का अभिभाषण पूरा कर देना चाहिए था। और जिस तरह से कल महाबजट पर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं आपकी तरफ तो स्वाभाविक रूप से अधिकारी भी अराजकता के रास्ते पर जाएंगे। किसी भी महापुरुष की जयंती कोई भी भारतीय मना सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाना ये कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता को जाहिर करती है। और लाल फीताशाही जिस तरीके से आज लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रही है उसका एक नमूना है। अरे वो जो मोदी जी के पिताजी पे तो कल योगी सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और उसके भी हंगामेदार रहने के आसार लगातार जताए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर पूरी तरह से कस रखी है। सरकार भी विपक्ष के हर हमले के लिए तैयार है। महाबजट पर महासंग्राम किन किन मुद्दों पर छिड़ सकता है ये भी अब से कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। कल जिस तरह से जाति जनगणना पर लगातार जो विपक्षी दल थे वो सरकार पर हमलावर थे, आज देखना होगा कि किस तरह की रणनीति को तैयार करके सरकार आई है और किस तरह से विपक्ष के हर सवाल का सत्ता पक्ष जवाब देगी। ये देखना वाकई में
काफी दिलचस्प होगा। इसी बड़ी खबर पर अधिक चर्चा के लिए, अधिक जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह का फिर से रुख कर लेते हैं। तो अनूप, कल जैसा कि हमने अभी आपसे पूछा कि कल एक हंगामे का तूफानी ट्रेलर देखने को मिला था और बजट सत्र का फर्स्ट डे फर्स्ट शो काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। आज किस तरह की पिक्चर दिखने की उम्मीद? देखिए, कल राज्यपाल का अभिभाषण होना था। आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ा। उस समय सदन शुरू होने से पहले और सदन लास्ट तक हंगामा ही चलता रहा। पूरी तरीके से सदन नहीं चल पाया। आज सदन का दूसरा दिन है बजट सत्र का। कल बजट रखा जाना है पटल पर। पहले जो कैबिनेट बैठक होती है, कैबिनेट बैठक में जो सरकार बजट रखती है उसको कैबिनेट बैठक में पास किया जाता है। उसके बाद पटल पर रखा जाता है। फिर तमाम उस पर चर्चाएं भी होती हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष से उस पर प्रतिक्रिया भी आती हैं। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। निश्चित रूप से जिस तरीके से बजट उत्तर प्रदेश में अपना दल के विधायक इस दुनिया में नहीं है, उनको लेकर के और दो जो एमएलसी हैं उनको अब आज शोक प्रस्ताव पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद कंडोलेंस हो जाएगा। लेकिन वो विपक्ष जिस तरीके से कल हंगामा किया था, आज भी उनकी जो भाषा है या फिर प्लानिंग है वो कल के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कल उम्मीदों का बजट होने वाला है, पटल पर रखा जाएगा। बजट में क्या कुछ खास होगा, बजट में किस वर्ग को किस साधने की कोशिश सरकार करेगी, क्योंकि इस बजट के बाद चुनावी मोड़ भी सरकार को जाना पड़ेगा। विधान जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं, ऐसे में जनता के बीच जाना है। तो जनता के बीच में उम्मीदें कैसे होगी बजट में क्या प्रावधान होंगे, क्या 2022 में जो संकल्प पत्र में वायदे किए गए थे क्या उसमें भी समाहित किए जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए बात मान लेते, संकल्प पत्र में 60 साल की ऊपर की महिलाएं यानी बुजुर्गों को रोडवेज में फ्री यात्रा की बात कही गई थी, किसानों को बिजली फ्री देने की बात कही गई थी। तो क्या ये संकल्प पत्र जो बातें हैं ये इसमें बजट में समाहित हो पाएंगी? अभी जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्री कह रहे थे कि बजट सत्र में जो संकल्प पत्र में वादे किए थे वो भी उसमें समाहित किए जाएंगे, यानी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। तो तमाम उम्मीदें हैं जनता की इस बजट से, क्योंकि कोरोना काल के बाद संघर्ष में चाहे व्यापार की बात करें या फिर महंगाई लगातार बढ़ती रही है। अब इस बजट के माध्यम से किसको राहत मिलने वाली है, क्या सभी वर्गों को किस तरीके से भाजपा साधने की कोशिश करेगी, इन सब चीजों को देखने वाली बात होगी। बजट सत्र जब बजट रखा जाएगा पटल पे, उसके बाद उस पर बहस होगी, फिर बजट पास किया जाएगा। तो तमाम जो चीजें हैं, तमाम पहलू हैं, इसको लेकर हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें, अभी आपने देखा होगा हाल में कानपुर देहात में एक बड़ी घटना हुई थी, या फिर बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है एक बार बहस करना चाहता है और यही वजह है कि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में तमाम जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े उन पर चर्चा हो और सत्ता और विपक्ष इस मामले पर बहस भी करे सदन में। बिल्कुल अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से अभी अनूप ने भी ये बात कही कि आज भी विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आएगा और आज भी सदन में जमकर हंगामेदार होने के आसार है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोटी की कीमत बढ़ी, या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर? जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती? दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने।
एनआईए की यूपी के 3 शहरों में छापेमारी चल रही है। लखनऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़ में छापेमारी की खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, आर्म्स ड्रग सप्लायर के ठिकानों पर रेड की गई है। एनआईए द्वारा लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर रेड चल रही है। जी हां, इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। लखनऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़ में छापेमारी चल रही है। वहीं लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर यह रेड की गई है। तो एनआईए की यूपी के 3 शहरों में छापेमारी देखने को मिल रही है। आज देश के कई राज्यों में इसी तरह की कार्रवाई होती हुई आर्म्स ड्रग सप्लायर के ठिकानों पर रेड की है एनआईए ने। एनआईए की यूपी के 3 शहरों में भी छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं। लखनऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़ में एनआईए की बड़ी छापेमारी की तस्वीरें। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो तौकीर, लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर आज एनआईए की बड़ी रेड देखने को मिल रही है। यूपी के भी 3 शहरों में एनआईए की छापेमारी। जी बिल्कुल, ये एनआईए की बड़ी छापेमारी मानी जा रही है। 72 से ज्यादा ठिकानों पर भी साथ छापेमारी की गई है। कई ऐसे प्रदेश है वहां पर छापेमारी, साथ ही उत्तर प्रदेश जिलों में एक साथ छापेमारी चल रही है। सबसे बड़ी बात है, इसमें लॉरेंस गैंग के और बवाना गैंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे जो जानकारी मिली थी उसको यहाँ पर छापेमारी की गई है। सबसे अहम बात ये भी है कि जो अचानक अप्लाई कराया गया था सिद्धू मूसेवाला गैंग को, इससे जुड़े जो लोग थे उनके छापेमारी की है। साथ ही बुलंदशहर में ऐसे जो 2 लोग थे उनके घर में छापेमारी की गई है। और उसके अलावा जो अलग अलग प्रदेश है, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के इलाकों वहां पर जो है वहां पर भी छापेमारी हो रही है। अभी ये छापेमारी कितनी देर चलेगी तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये बड़ी छापेमारी मानी जा रही है। जो लॉरेंस गैंग है उसके अलावा जो बवाना उससे जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जिसके नाम सामने आए थे भ्रष्टाचार से, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश के माध्यम से अपना सप्लाई किया था। और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नेपाल के जरिए उत्तर प्रदेश को सप्लाई करते हैं। ऐसे लोगों को भी एनआईए ने शिकंजा करने की कोशिश की है। फिलहाल ये बड़ी छापेमारी मारी जा रही है और अभी कुछ देर के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर इस पूरी छापेमारी के दौरान पुलिस कितना हाथ पता है। बिल्कुल तौकीर, तो लगभग कितनी देर से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है और ऐसे में अभी तक क्या कुछ खुलासा होता हुआ नजर आया है? क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर आ पा रहा है सामने? देखिए, कल से छापेमारी शुरू की गई थी और एक साथ छापेमारी की गई थी, यानी कि एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर एक साथ बड़े छापेमारी को अंजाम किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हथियार सप्लाई करने वाला गैंग है जो निशाने पर है, चाहे वो हत्याकांड से जुड़ा हो या फिर जिस तरह से आपको बताया कि सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड हुआ था उसमें जिस तरह के हथियार सप्लाई किए गए थे उसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश से निकला था। ऐसे में फिर छापेमारी का जो दायरा था वो बढ़ा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में खाते जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड है उसके तार जब जुड़ते नजर आए तो वहां पर भी छापेमारी ये अभी छापेमारी 7 घंटे और चलेगी। इस छापेमारी के दौरान क्या वो हथियार बरामद होते हैं या फिर छापेमारी का मकसद है उन लोगों तक पहुंचना है जो बिल्कुल तौकीर, तो छापेमार कार्रवाई चल रही है, ऐसे में क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, एनआईए की तरफ से भी कोई भी अभी गिरफ्तारी की बात नहीं की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये छापेमारी अभी कई घंटे तक चलेगी क्योंकि कई ठिकानों पर एनआईए की टीम मौजूद है। अब वहां पर कैसे रिजल्ट आते हैं, उनको क्या जो लीड मिली थी, क्या उसको सफलता मिलती है, ये कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि छापेमारी पूरी जानकारी के बाद की गई है और उसमें पुलिस के पास पूरी पुख्ता जानकारी है कि कौन इस रैकेट से जुड़ा हुआ है, कौन हथियार सप्लाई करके रैकेट से जुड़ा हुआ है, उन लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की गई है। और खास बात ये भी है कि एक साथ टीम छापेमारी साथी लोग आपस में दूसरे को ये ना बता सके कि उनके घर छापेमारी हो रही है। आपस में जो लोग कनेक्टेड होते हैं वो दूसरे को जानकारी ना शेयर कर सके, इसलिए सभी जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए तौकीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी से रूबरू करवा दे आपको। मंत्री ए.के. शर्मा बैठक में शिरकत करेंगे। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी, केवाईसी अभियान के सफल परिणाम को लेकर एक बैठक का आयोजन होना है जिसमें डिस्कॉम के प्रबंध को लेकर तमाम चर्चा की जाएगी। केवाईसी अभियान के सफल परिणाम को लेकर बैठक का आयोजन होना है। सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों के साथ इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। अभियान के लिए उपभोक्ताओं को धन्यवाद भी दिया जाएगा। चित्रकूट से भी एक बड़ी खबर सामने आती हुई। जी हां, चित्रकूट से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।
निखत अब्बास मामले में देर रात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, चित्रकूट से अहम जानकारी। आईजी विपिन मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। निखत की गिरफ्तारी को लेकर तमाम जानकारी साझा की गई है। निखत की गिरफ्तारी के बाद एसपी नेता था फरार। सपा नेता के पिता को गिरफ्तार किया गया था और पिता के मोह में सपा नेता ने फिलहाल सरेंडर कर दिया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी। निखत अब्बास मामले में देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी विपिन मिश्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए तमाम जानकारियों को साझा किया है कि निखत की गिरफ्तारी के बाद सपा नेता फरार चल रहा था और सपा नेता के पिता को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, सपा नेता ने पिता के मोह में आकर सरेंडर कर लिया है और इसी के मद्देनजर ये प्रेस वार्ता आयोजित होती हुई नजर आई। इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। आज से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा। जी हां, आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पर्यटन विभाग ने खोला है रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तैयारियों को लेकर सीएम धामी बैठक भी करते हुए नजर आ सकते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पर्यटन विभाग ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला है और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अजीत, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्या कुछ खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं इस बार चारधाम यात्रा को लेकर? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड चारधाम यात्रा की बात की जाए तो 22 अप्रैल से विधिवत चारधाम यात्रा का आगाज होगा गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ। इसके अलावा चारों ही धामों की जो तिथियां हैं वो घोषित हो चुकी हैं यात्रा को लेकर। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज से जहां ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को लेकर। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे का समय रखा गया है चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा बैठक को लेकर जो सचिवालय में आयोजित होने जा रही है। इसमें तैयारियों को परखा जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ वहां पर सरकार कर सकती है, इन तमाम विषयों को अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने लाने का काम करेंगे। और एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, पिछले साल के मुकाबले इस बार यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। तो ऐसे में प्रतिदिन जो यात्री दर्शन कर सकते हैं चारों धामों में, उनकी संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी पर्यटन विभाग लेकर आ रहा है और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इसको अपना अनुमोदन दे सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें अभी इससे कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली बैठक में ही साझा हो पाएंगी कि मुख्यमंत्री के सामने किन किन तरह के प्रस्ताव पर्यटन विभाग या अन्य जो चारधाम यात्रा के अधिकारी हैं वो लेकर आ रहे हैं। बड़ी बैठक है और सीधे तौर पर यात्रा के संचालन को लेकर आज की जो बैठक है इससे काफी कुछ तय हो जाएगा। 22 अप्रैल से जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होगा तो किन किन चीजों के साथ होगा, यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं उत्तराखंड सरकार देने जा रही है, तो तमाम विषयों पर अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुद्दे आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल अजीत, तो किस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरह की सुविधा इस यात्रा के दौरान मिल सकती है श्रद्धालुओं को, कुछ ऐसी जानकारी निकल कर आ पाई है अभी तक? बिल्कुल, अगर पिछले साल की यात्रा पर नजर डालें तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से कई दिक्कतें वहां पर यात्रियों को सामने आई थी और इसके चलते डॉक्टरों की काफी टीमें भी वहां पर तैनात की गई थी। इस बार की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। जो डॉक्टर, जो स्टाफ वहां पर तैनात किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। उनको वहां पर तैनाती से पहले तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं या तमाम तरह के जो प्रशिक्षण है वो दिए जा रहे हैं। और 22 अप्रैल से पहले ही सीधे तौर पर अगर BKTC की बात की जाए, बद्री केदार मंदिर समिति ने 15 अप्रैल तक सभी यात्रा तैयारियां पूरी करने के लिए निर्देशित किया है। तो साफ है कि 15 अप्रैल तक सभी तरह के स्टाफ को वहां पर डेप्यूट कर दिया जाएगा, चाहे फिर वो स्वास्थ्य का हो, पुलिस का हो या फिर जो अन्य जरूरी स्वास्थ्य की जो टीमें होती है, जो जरूरी टीमें वहां पर रहनी है, उन सभी को 15 अप्रैल तक वहां पर अलर्ट करने की बातें हो रही हैं। इसके अलावा जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो कैसे वहां पर तैयारी की जाएंगी। सबसे जो टफ जो यात्रा मानी जाती है वो केदारनाथ धाम की मानी जाती है और लगभग 21 किलोमीटर यात्री को पैदल चढ़ाई करनी होती है। तो ऐसे में इस 21 किलोमीटर के दायरे में किन किन जगह पर स्टॉपेज होंगे, वहां पर गर्म पानी की सुविधाएं कहां कहां पर होगी, स्वास्थ्य की जो टीमें तैनात होगी, मेडिकल कैंप्स जो होंगे वो किन किन स्थानों पर होंगे, घोड़े खच्चर जो वहां पर जाते हैं उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो कैसे होगा। तो तमाम ऐसी विषय वस्तुएं हैं जो आज की बैठक में आने की उम्मीद है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने जो प्रस्ताव आएंगे वो पर्यटन विभाग के माध्यम से मुख्यतः प्रस्ताव आने की उम्मीद है। इसके अलावा सभी विभागों के अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, शासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे, BKTC के लोग मौजूद रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज की जो बैठक होगी उससे काफी कुछ निकलकर सामने आ जाएगा कि जो इस बार 2023 का यात्रा संचालन होगा वो किन किन विषयों पर होगा और क्या क्या सुविधाएं चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को मिलेंगी। बिल्कुल अजीत, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को तेज कर दिया गया है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी के मद्देनजर आज एक अहम बैठक भी आयोजित होती हुई नजर आएगी। फिलहाल बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड प्रदेश में इन दिनों पेपर लीक घोटाले के मामला अपने चरम पर है, जिसको लेकर बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की पूरी कोशिश की है और इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सड़कों पर उतरकर हल्ला किया है। तो वहीं कांग्रेस द्वारा किए गए इस हो हल्ले के बाद घपले घोटाले को लेकर भी बीजेपी के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। गणेश जोशी ने कहा है कि जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तब तब प्रदेश के अंदर दलाल और दलाली हावी रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे उम्र की दहलीज पार कर रहे हैं गणेश जोशी अपना मानसिक स्तर खोते चले जा रहे हैं। उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मैं अपने स्तर से नीचे समझती हूं। पहले उन्होंने शक्तिमान घोड़े के हत्यारे के रूप में उन्हें जाना जाता था। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व को बंटी बबली कहकर उन्होंने पुकारा। उसके अलावा उन्होंने हाल ही में हमारे इंदिरा जी और राजीव जी को बोला कि वो शहादत नहीं थी, वो हादसा मात्र था, जिसके लिए पूरी उनके पार्टी की किरकिरी हुई, उनकी खुद की किरकिरी हुई और उन्हें बैकफुट में जाना पड़ा। कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो दलाली होती है। यूपीए के शासनकाल में जितने घोटाले हुए उन्हीं के शासनकाल में हुए। कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में रही, जितने घोटाले हुए उस शासनकाल में हुए। तो मैंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो दलाली होती है और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो सेवा करती है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार समाज के हर वर्ग का ख्याल कर रहे हैं। कहीं उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। प्रयागराज में पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 7 सदस्यों को किया है गिरफ्तार। साथ ही चोरी के 21 मोटरसाइकिल भी बरामद। नैनी थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बलिया में हुए पूर्व प्रधान की हत्या का किया गया खुलासा। जांच में पकड़े गए एक आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक को किया गया बरामद। दूसरे आरोपी को विरुद्ध पुलिस ने किया 25,000 का इनाम घोषित। प्रयागराज में पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद। मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। कानपुर देहात से एसआईटी टीम पहुंची। कानपुर देहात एसआईटी टीम ने मोती सर्किट हाउस पहुंचकर अग्निकांड से जुड़े 7 से 8 लोगों के दर्ज किए बयान। महोबा में अस्पताल की अनियमितताओं की खबरें दिखाने से बौखलाया अस्पताल का संविदा डॉक्टर। जनपद के 4 पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी से जनपद के पत्रकारों में आक्रोश की स्थिति। गुस्साए पत्रकारों ने किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में सड़क हादसे में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत से परिजनों में मचा कोहराम। स्कूटी सवार बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगने से दोनों मासूमों की मौके पर ही हुई मौत। अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र के तेरहा मोड़ की पूरी घटना। रुद्रपुर में महिला स्वयं सहायता समूह संभालेगा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के यूजर चार्ज का जिम्मा। समूह की 89 महिलाओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी। आगरा में हर्ष फायरिंग पर नहीं लग रही कोई रोक। दिनेश नामक शख्स के इंस्टा आईडी पर तमाम हर्ष फायरिंग के वीडियो अपलोड। आगरा टेढ़ी बगिया क्षेत्र का बताया जा रहा है दिनेश। इटावा के जसवंत नगर में कुल्हाड़ी से काटकर की गई महिला की हत्या। पुलिस ने किया मामले का खुलासा करते हुए कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमरोहा में सिगरेट न देने पर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। युवक बुरी तरह से हुआ घायल। पुलिस ने हमला करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।